इसमें मेरी बात क्या आती है? गुड इवनिंग एवरीवन। गुड क्लास इवनिंग स्टार्ट। मैम। गुड इवनिंग। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। क्लास स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले सभी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। और मैं कर दूँ। ठीक है। आप मनी मन सब अपनी सब गुरुजी को याद करेंगे। और गुरुजी को याद करने के बाद अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है। क्या होता है, क्यों होता है, और किस किस को हो सकता है, और इसके अपने न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स क्या है वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है? तो शब्द से समझे, इस बीमारी का जो नाम है उस नाम का क्या मतलब है उससे समझे तो एनकाइलोजिंग का मतलब होता है कि स्टिफ और रिजिड। मतलब कोई चीज जो वो स्टिफ हो गई है या रिजिड हो गई है, एनकाइलोजिंग का मतलब होता है। अब है स्पॉन्डिलाइटिस का क्या मतलब होता है? तो स्पॉन्डिल शब्द का मतलब होता है स्पाइन। ये टाइपिंग एरर है, स्पाइन। ठीक है। और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेम। आइटिस शब्द का मतलब किसी बीमारी के आगे लगा होता है तो इन्फ्लेमेशन। तो जैसे इस नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि एनकाइलोजिंग मतलब स्टिफ हो गई है कौन? स्पॉन्डल यानी स्पाइन। और क्यों? क्योंकि उसमें आइटिस यानी उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो स्पाइन है हमारा वो रिजिड हो गया है, वो सब स्टिफ हो गया है। तो इस शब्द का मतलब बीमारी का जो मेन सिम्टम है वो इस बीमारी के नाम से ही प्रतीत हो रहा है। ठीक है। अब ये देखेंगे कि अब इसमें ये तो है स्पाइन में, लेकिन जैसे इस बीमारी में स्पाइन के अलावा और भी जॉइंट्स में क्या इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ठीक है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज टाइप ऑफ अर्थराइटिस। जैसे अर्थराइटिस में हम देखते हैं कि अर्थराइटिस का मतलब होता है, अर्थराइटिस शब्द का मतलब क्या होता है कि अर्थ मतलब जॉइंट्स। ठीक है। बॉडी की जो हमारे बोन के जो जॉइंट्स हैं, जो जहां हमारी दो बोन मिलती है, तो जो हमारे जॉइंट्स हैं उसमें आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो अर्थराइटिस का मतलब है जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन। सिमिलरली एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब भी ये होता है कि जिसने अभी ज्वाइन किया है वो म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये स्क्रीन पर कुछ भी ना लिखें जिससे क्या डाइवर्ट होता है। ठीक है। ठीक है। तो हम थे कि अर्थराइटिस पे कि तो अर्थराइटिस मतलब जॉइंट्स का इन्फ्लेमेशन। सिमिलरली एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है। स्टार्टिंग स्टेज में क्या रहता है कि वो स्पाइन पे रहता है, फिर धीरे धीरे जब बढ़ती है या किसी किसी को अदर जॉइंट्स पे भी ये जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जैसे कि नीज पर, एंकल्स पे और हिप्स जॉइंट पर। ठीक है। हमारे जो जॉइंट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे हमें जो है स्पाइन हमारी और हमारे जो जॉइंट्स हैं वो हमें मूव करने में और बेंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा या रिजिडिटी हो जाएगी तो व्यक्ति जो जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है उसको चलने फिरने में, मूव करने में दिक्कत आएगी। ठीक है। तो बेसिकली आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको जिसको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, तो सबसे पहले उसको चलने फिरने और मूव करने में दिक्कत आएगी। धीरे धीरे अभी आगे हम सिम्टम्स देखेंगे। तो बेसिकली इसके ये मेन सिम्टम्स रहते हैं। ठीक है। क्योंकि जैसे जब अर्ली स्टेज होगी, जैसे हमने लिखा है कि अर्ली स्टेज में क्या है, यानी जब इस केवल इन्फ्लेमेशन तक ही बात है तो क्या होगा, उसको चलने फिरने में और मूव करने में ही थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती है आगे, जैसे हर प्रॉब्लम जब बढ़ती है तो उसके सिम्टम्स जो है ज्यादा गहरे होते जाते हैं, उसको और दिक्कत बढ़ती जाती है। तो जब प्रॉब्लम सीवियर हो जाएगी तब क्या होगा कि जब सीवियर होने पर जो जो स्पाइन की वर्टिब्रा है वो फ्यूज हो जाएंगी। तो आई होप सभी लोग वर्टिब्रा जानते हैं, स्पाइन की स्ट्रक्चर जानते हैं कि जैसे हमारी जो स्पाइन होती है। ठीक है। मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, स्पाइन की कर रही हूँ। स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंस होता है।
कि जब हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो मेरुरज्जु हिंदी में बोलते हैं, यानी कि वो हमारी क्या होती है, हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट है, यानी जहां से हमारे नर्व्स जो जाती ब्रेन से जो संदेश आते हैं और फिर साइड में नर्व्स निकलती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इज सीएनएस का पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और जब हम बात करते हैं स्पाइन की, तो स्पाइन हमारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होता है, यानी कि वो हमारी हिंदी में तो आई थिंक कशेरुक दंड बोलते हैं, मतलब जो स्पाइन जो होती है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम का पार्ट होती है, जो हमारी वर्टिब्रा से मिलके बनी होती है। तो बेसिकली स्पाइन की जब बात आती है तो वो 33 किससे बन के बनी होती है, वर्टिब्रा से मिलके बनी होती है, और उसमें हर एक वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है, ठीक है। तो जब ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी सीवियर हो जाती है तो सारे वर्टिब्रा फ्यूज होने लगते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पूरे ही फ्यूज हो जाएंगे, तो अगर जैसे कि किसी को सर्वाइकल एरिया में ही प्रॉब्लम हुई है तो लंबर तक नहीं है, तो वो प्रॉब्लम क्या रहेगी, तो उसके सर्वाइकल एरिया के ही सारे वर्टिब्रा जो है फ्यूज हो जाएंगे। अगर प्रॉब्लम उसकी लंबर एरिया में है तो लंबर एरिया में फ्यूज हो जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि पूरे ही स्पाइन में जो है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है, तो पूरे धीरे धीरे क्या है, पूरी स्पाइन जो है फ्यूज होने लगती है, जुड़ने लगती है, ठीक है। इस चीज इस बार इसको हम अभी आगे और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब ये तो है प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि वो इनफ्लेक्सिबल हो जाएगी स्पाइन, यानी जो है स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, मूव नहीं कर पाएगा, लचीलापन चला जाएगा स्पाइन में, ठीक है। रिस्क फैक्टर किसको हो सकता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो रिस्क फैक्टर में क्या होगा कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, यदि फैमिली में किसी को है, तो उस व्यक्ति को उसमें से किसी व्यक्ति को ये बीमारी लेटर स्टेज में डेवलप हो सकती है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री है, कोई भी बीमारी है, अगर वो फैमिली में है तो उसके जो बच्चे होते हैं, मतलब उन बच्चों को या ऐसी ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। तो अगर जैसे जैसे हम मानते हैं कि शुगर भी एक जेनेटिक बीमारी है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी बीमारी है जैसे जेनेटिक रहती है। तो इफ अगर फैमिली हिस्ट्री है तो बच्चों में ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। एज मैटर करती है कि 45 की एज तक ज्यादा ये बीमारी देखी जाती है, ठीक है। कुछ में बच्चों में भी हो सकती है, लेकिन वैसे तो होने को तो किसी भी एज में हो सकती है, पर 45 की स्टेज तक, बिफोर 45 ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ज्यादा होता है, ठीक है। किनको हो सकती है कि जो लोग क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, सोराइसिस ऐसी बीमारियों से पहले से ही है, तो ऐसे व्यक्तियों में रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो उनकी कोलन पहले से ही उनको पेट से रिलेटेड इतनी सीवियर प्रॉब्लम पहले से ही है, तो ऐसे करते करते सिस्टम पूरा खराब होने लग जाता है और ऑटो इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा प्रोन होते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के, ठीक है। तो ये हो गया रिस्क फैक्टर। आगे चलते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमने देखा कि बैक पेन रहता है, हिप पेन, अगर जो केवल स्पाइन तक ही इन्फ्लेमेशन है, स्पाइन ही फ्यूज हुई है, तो उसको स्पाइन में पेन रहेगा, यानी बैक में पेन रहेगा, लोअर बैक में पेन रहेगा। अगर प्रॉब्लम हिप जॉइंट में है तो हिप पे भी पेन रह सकता है, स्टिफनेस रह सकती है, ठीक है। और जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती है तो फिर उसको सारे ही जॉइंट्स में प्रॉब्लम, इनएक्टिविटी, यानी चलने में दिक्कत, हिलने में दिक्कत, मूव करने में दिक्कत, ऐसी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा कि बैठने में, मूव करने में और एक्सरसाइज, लेकिन क्या अगर व्यक्ति किसी को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है तो वह अगर वो एक्सरसाइज करता है तो उसकी परेशानियां धीरे धीरे, मतलब उसमें थोड़ा हेल्प मिल सकता है, क्योंकि वो जो रिजिडिटी है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी अगर वो एक्सरसाइज से इम्प्रूव कर सकता है प्रॉब्लम को, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि जैसे अगर कई बार क्या होता है कि ये प्रॉब्लम ना रिब्स में भी आ जाती है, ठीक है। तो अगर रिब्स में इन्फ्लेमेशन है तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पेशेंट्स को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसे रिब्स में इन्फ्लेमेशन जो है बहुत कम होता है, पर अगर है किसी, हो सकता है पेशेंट ऐसा, अगर कोई आपके पास बाई चांस रेयर ऐसा पेशेंट कुछ आ जाए, तो ऐसे पेशेंट्स को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, दिक्कत होती है, ठीक है। फटीग रहती है, थकान रहती है, क्योंकि आप देखेंगे आगे हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का भी रोल है। तो अगर सही से खाना पचेगा नहीं और एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा तो फटीग भी रहेगी, थकान भी रहेगी, ठीक है।
टायर्डनेस रहती है, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, वेट लॉस होने लगता है, तो ये सिम्टम्स इसके हैं। डायग्नोस कैसे करेंगे इसका? ठीक है, वैसे तो इसके लिए स्पेशल डॉक्टर, मतलब रिमेटोलॉजिस्ट जो होता है, मतलब जो इन्फ्लेमेशन को, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन को देखता है, ऑटोइम्यून डिजीज को देखता है, वो रिमेटोलॉजिस्ट होता है। वैसे तो किसी भी डॉक्टर को हम दिखाते हैं तो वो सिम्टम्स देख के बता देता है कि आप ये टेस्ट कराओ, ठीक है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि, जैसे हमने बताया, अभी हम देखेंगे इन सबको अलग अलग देखेंगे कि फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे हम उसको देखकर कि उसके उसको एग्जाम करके कि वो मूव कर, ये आप प्लीज ना करें स्क्रीन पे ये, कि कैसे उसकी स्क्रीन कि उसकी मूवमेंट कितना हो पा रहा है, उसके बेसिस पे भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन से भी उसको देख सकते, मालूम लगा सकते हैं कि वो उसको एंक्लाइजल स्पॉन्डिलाइटिस या बेम्बू स्पाइन है, ठीक है। अब उसको एक्सरे रिपोर्ट की, एक्सरे रिपोर्ट से भी देखा जा सकता है, उसकी पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री से भी देखा जा सकता है, और जैसे कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, अगर हमने बात की पेशेंट से कंसल्टेशन किया, तो उसमें ये है कि कंसल्ट किया तो फैमिली हिस्ट्री से भी मालूम लगा सकता है कि अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री है तो उसको, अगर ऐसे सिम्टम्स है तो उसको एएस या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, ठीक है। और ब्लड टेस्ट जो HLA-B27 के लिए टेस्ट होता है, एंटीजन के लिए होता है, उससे भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो इन सबको अलग अलग देखते हैं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे रहेगा? तो जैसे कि डिफरेंट पीपल पे डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग लोगों में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो कैसे हम देखेंगे? तो यदि आपके पास कोई पेशेंट आता है वो एक्सरे रिपोर्ट लेकर, तो उसकी एक्सरे रिपोर्ट में क्या रहेगा कि आपको दिखेगा कि जहां हम देखेंगे कि हर मनके के बीच में, मैं आपको रिपोर्ट दिखा के ही समझाती हूँ, एक सेकेंड। देखिए, ये जो हमारे एक्सरे है, जो राइट साइड का एक्सरे है, वो नॉर्मल एक्सरे है कि अगर पेशेंट के पास पहले से ऑलरेडी कोई एक्सरे रिपोर्ट है, तो अगर पेशेंट एक्सरे रिपोर्ट लेके आया है, तो राइट साइड का जो एक्सरे है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये स्पाइन की हर वर्टिब्रा है, और हर वर्टिब्रा के बीच में गैप दिख रहा है, जो ब्लैक जगह जो दिख रही है वो गैप है, वहां पर डिस्क होती है। जहां भी हड्डी होती है वहां पर व्हाइट व्हाइट दिखता है, और जहां पर मसल होती है, मतलब हड्डी नहीं है, वहां पर एक्सरे में व्हाइट व्हाइट ब्लैक ब्लैक दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस अगर राइट हैंड साइड वाली इमेज में देखेंगे, तो हर वर्टिब्रा के बीच में एक स्पेस दिख रहा है, यानी कि वहां पर डिस्क होगी, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इमेज है वो बैम्बू स्पाइन के पेशेंट का एक्सरे है, जिसमें ये फ्यूज हो गया है, मतलब उसके अंदर कोई भी ब्लैक नहीं दिख रहा है, ब्लैक जगह नहीं दिख रही है, मतलब कोई भी डिस्क नहीं दिख रही है, और वो सारी, मतलब सारी हड्डियां ही है, सारे कैल्शियम ही है। तो बेसिकली ये फ्यूज हो गए, सारे वर्टिब्रा आपस में जॉइंट हो गए, चिपक गए हैं, तो एक बैम्बू जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको बैम्बू स्पाइन बोलते हैं, यानी कि ये जो इसमें जो हड्डी के बीच में कैल्शियम भर जाता है, और हड्डियां जो है स्पाइन की वो जॉइंट हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, जैसे कि बैम्बू होता है। बैम्बू में क्या होता है कि आपने देखा होगा, बैम्बू यानी बांस, बांस देखा होगा आपने, कि बांस में क्या होता है कि ऐसे ब्लॉक ब्लॉक बने होते हैं, और हर ब्लॉक के बीच में एक जॉइंट ऐसा दिखता है, तो बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक से मिलकर एक बड़ा बैम्बू बनता है, ठीक है। पर वो होता एक साथ ही है, लेकिन दिखता ऐसे बाहर से, जैसे जो ब्लॉक 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 सारे जॉइंटेड रहते हैं। तो सिमिलरली इसी तरह में ये देखने पर अपीरियंस इसकी कैसी लगती है? बैम्बू की जैसी, बांस की जैसी, क्योंकि सारी हड्डियां फ्यूज हो गई हैं और बीच में जॉइंट जॉइंट सिर्फ दिख रहे हैं, इसीलिए इसको बैम्बू स्पाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा बैम्बू स्पाइन के पेशेंट का एक्सरे रिपोर्ट। अगर हम इमेज में देखना चाहते हैं, तो जिस तरह से ये हमारी हेल्दी स्पाइन है, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो इमेज है वो हमारी हेल्दी स्पाइन है, यानी इसमें हमारा एक हर वर्टिब्रा और वर्टिब्रा के बीच में डिस्क दिख रही है, ठीक है। लेकिन जब मैंने बताया था कि जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, अर्ली स्टेज में है, यानी स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, तो क्या कि सिर्फ इन्फ्लेमेशन ही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रेड रेड दिखाया गया है वो इन्फ्लेमेशन है, तो मतलब वहां पर जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आना शुरू हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को केवल थोड़ा उठने बैठने में ही हल्की फुल्की दिक्कत, पेन आएगा। लेकिन जब ये प्रॉब्लम बढ़ती है, यानी कि जब ये सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर देखिए फ्यूज होना शुरू हो गया है,
तो फिर देखिए ये जो ये बैम्बू स्पाइन जैसी स्ट्रक्चर बनने लग गई है, मतलब डिस्क जो है दबती जा रही है, और इनके जो वर्टिब्राए आपस में कैल्शियम की वजह से फ्यूज होने लगे हैं। तो फिर ऐसे स्टेज में क्या होता है, फिर नर्व भी कंप्रेस होती है, नर्व भी दबती है, जो नसें हैं वो दबती है। तो फिर पेन बढ़ने लगता है, क्योंकि नस दबती है तो पेन होने लगता है। और साथ साथ क्या है, ये जब ये बैम्बू जो है जैसा बन जाएगी, स्पाइन ज्वाइंट हो जाएगी, तो इस ऐसी स्टेज में फिर इसको मूव करना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे पेशेंट को उठने बैठने चलने फिरने में मतलब कुछ भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो ये रही बात एक्सरे रिपोर्ट की। पेशेंट को कैसे एग्जामिन करेंगे, पेशेंट को कैसे देखेंगे कि वो बैम्बू स्पाइन का पेशेंट है। तो इसके लिए कैसे देखेंगे कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आएगा, तो वो उसके बीच वो पेशेंट जो है, उसकी गर्दन जो है वो थोड़ी सी आगे की ओर निकली होगी। मतलब अगर जो गर्दन की से अगर नेक से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, तो जो नेक है वो थोड़ी सी आगे की ओर निकली हुई होगी। और वो है हाथ जो है होंगे उसके थोड़े से दूर की तरफ होंगे, मतलब। और वो जब आप दे आर नॉट एबल टू मूव देयर नेक, वो अपनी नेक को मूव करने की स्टेज में नहीं रहते हैं। अगर आप उनको पीछे से या साइड से आवाज दोगे, तो वो पूरा ही घूम के ही पूरी बॉडी को टर्न करके ही वो पलटेंगे। क्योंकि उनकी जो, जैसे हम देखते हैं ना कि हम अपनी गर्दन को राइट लेफ्ट घुमा सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं, तो क्योंकि हमारी वर्टिब्रा और जो स्पाइन में जो है लचीलापन है, इसके बीच में जो है डिस्क है, और जो हड्डियां हैं उसके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन क्या है, इनकी जो स्पाइन की सर्वाइकल में अगर केवल प्रॉब्लम है स्पाइन में, तो वो मूव जॉइंट हो गई है, तो वो अपनी गर्दन को नहीं हिला नहीं पाएंगे, और पूरा ही घूम के जो है वो देखेंगे। ठीक है। अब अगर ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्रॉब्लम इसको बैम्बू स्पाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कैल्शियम डिपोजिशन होने लगता है, यानी हड्डियां जो है फ्यूज होने लगती है। ठीक है। अब जैसे अब पूरा थोरेसिक्स से लेकर अगर ये पूरा नीचे तक है, तो इन ऐसे व्यक्ति को कैसे फील होता है कि जैसे कि इनको चेस्ट पे टाइट फील होता है, जैसे कि चेस्ट पे किसी ने आयरन जैसा बांध दिया। तो अगर पेशेंट ऐसे बोलेगा कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जकड़ा हुआ महसूस हो रहा है, मुझे किसी किसी ने बांध दिया है, जकड़ 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 रखा है। जब प्रॉब्लम आगे पूरी स्पाइन में हो जाती है, सर्वाइकल से लेकर लंबर तक, तो ऐसे पेशेंट्स को ऐसा भी फील होता है कि मुझे जकड़न सी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मुझे जैसे किसी ने लोहे की चेन से बांध रखा है, ठीक है, आयरन रोप से बांध रखा है। तो ऐसे पेशेंट को जकड़न सी महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? क्योंकि वो जो रिब्स और जो पीछे जो स्पाइन है, और उससे इंटरकॉस्टल मसल से हमारी मतलब रिब्स है, और रिब्स के बाद आगे इंटरकॉस्टल मसल है, तो ये सारी स्ट्रक्चर मिलके हमारा हमें मूव करने में हेल्प करती है और लचीलापन प्रदान करती है। अब उसकी स्पाइन तो पूरी ही एक इकट्ठी डंडे जैसी हो गई, तो अब वो मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसमें वो लचीलापन खत्म हो गया। ठीक है। ये सब गुरुजी का है, दिया हुआ ज्ञान है, मतलब गुरुजी का ही ऑब्जर्वेशन है, जो हमारी वेद में लिखा है उसी को मैंने में ट्रांसफर नोट्स में ट्रांसफर किया है कि गुरुजी इतना माइन्यूटली वाच करते थे पेशेंट्स को, और उनका ऑब्जर्वेशन ही वेद में लिखा हुआ है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, उसको सीवियर प्रॉब्लम है, तो मतलब वो अगर आपके पास कुर्सी पे आके बैठ रहा है, तो ऐसे पेशेंट जो कि इसको एएस है यानी बैम्बू स्पाइन है, वो लोग कैसे बैठेंगे कि वो चेयर का सहारा लेकर, चेयर के दोनों हैंडल का सहारा लेकर आगे की तरफ बैठेंगे, और गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे, और पैर को फैला के बैठेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की क्या पहचान है, आप मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स को चलने फिरने या बैठने के तरीके से पहचान लेते हो, और गुरुजी ने इतना सटीक बताया हुआ ऑब्जर्वेशन हमने वेद में पढ़ा है कि हम उसके पेशेंट को भी, पेशेंट अगर ऐसे देखते हैं तो हम क्लियर बोल देते हैं हाँ ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसी प्रकार एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो अगर पेशेंट की हम वॉच करें, जैसे गुरुजी ऑब्जर्व करते थे कि ऐसे पेशेंट जो है, प्लीज क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। ठीक है। तो वो क्या है कि दोनों हैंडल वो जो होता है उसको पकड़ के आगे की तरफ बैठेंगे, और पैर गर्दन आगे करते हुए पैर को आगे की तरफ फैला के बैठेंगे। ठीक है। ये हो गया प्रॉब्लम, ये उसका फिजिकल एग्जामिनेशन की ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है।
और अगर प्रॉब्लम बढ़ेगी तो फिर वो खुद से नहीं बैठ पाएगा, फिर उसको फिर कोई करके लेके आएगा। ठीक है। तो कई बार मैंने देखा है कि कई बार लोग भेजते हैं रिपोर्ट, वीडियो भेजते हैं, इसमें साफ नजर आ रहा है कि जो पेशेंट है वो जमीन पे लेटा हुआ है और गर्दन उसकी उठी हुई है, तो वो क्लियरली केस होता है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, बैम्बू स्पाइन का। एक सेकंड। हाँ। तो कई बार हम वीडियो भेजते हैं, तो वीडियोस कई लोग न्यूरोथेरेपिस्ट जो है वो जो हमारे ग्रुप से है उसमें वीडियो भेजते हैं, तो उसमें उसमें आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि पेशेंट लेटा हुआ है, अगर उसकी गर्दन उठी हुई है तो वो क्लियरली केस होता है बैम्बू स्पाइन का। क्योंकि बैम्बू स्पाइन में अगर पेशेंट नीचे जमीन पे लेटेगा तो वो उसकी गर्दन हमेशा उठी रहेगी, वो गर्दन को जमीन पे नहीं टिका पाएगा। ठीक है। और वैसे भी आप देख सकते हो कि अगर वो ऐसा लग रहा है कि जैसे रोबोट लाइक उसका स्ट्रक्चर है, कि वो बिल्कुल पूरा ही घूम बॉडी घुमाकर ही घूम रहा है, और वो जो है मूव नहीं कर पा रहा है, टॉर्सो मूव नहीं कर पा रहा है, मतलब टॉर्सो मतलब अपना धड़ मूव नहीं कर पा रहा है, और वो पूरा ही घूम के देख रहा है, तो इसका मतलब वो क्लियर केस होता है किसका? बैम्बू स्पाइन का। ठीक है, एएस का। अब ये तो रहा फिजिकल एग्जामिनेशन, हमने बोला था, तो फिजिकल एग्जामिनेशन हमने देख लिया, ऑब्जर्वेशन कैसे हम देखेंगे कि पेशेंट की एज को है। सेकंड, अब पेशेंट के पास हमने देखा कि दूसरा क्या है उसके पास, क्या होगा? एक्सरे रिपोर्ट होगी। तो हमने एक्सरे रिपोर्ट देख लिया कि एक्सरे में कैसा दिखेगा, बिल्कुल बैम्बू लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, बिल्कुल जुड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है। अब और क्या होगा कि अगर उसके पास कोई ब्लड रिपोर्ट वो लेके आया है, तो ऐसे पेशेंट्स में, या नहीं भी लेके आया तो आप उसको बोलो, अगर आपको ऐसे सिम्टम लग रहे हैं तो आप उसको बोलो कि वो करवाए। तो उसका हम, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ये, हमने देखा इन्फ्लेमेशन है, तो उसका ईएसआर बढ़ा हुआ होगा, उसका सीआरपी बढ़ा हुआ होगा। तो ईएसआर यानी इरिथोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर जब हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इरिथोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसका मतलब यानी जो आरबीसी है वो, ये थोड़ा सा बताना चाहूंगी इसके बारे में। ईएसआर क्या होता है कि जब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होती है कि जब जो हम जैसे कि जो ब्लड लेते हैं उसमें से फिर उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डालते हैं, यानी वो जो बहुत स्पीड से घूमती है, और उसमें क्या होता है कि फिर जो सेडिमेंट मतलब जो इरिथ्रोसाइट्स है यानी आरबीसीज है वो नीचे बैठ जाती है, और जो उसके बैठने की रेट पर उस पर हम डिसाइड करते हैं कि वो कितना इन्फ्लेमेशन है, मतलब ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। तो बेसिकली जो ईएसआर के ज्यादा होने पर ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। जरूरी नहीं है कि अगर ये ईएसआर बढ़ा हुआ है तो उसको एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ही हुआ है, पर अगर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है तो उसका ईएसआर बढ़ा होगा। ईएसआर बहुत किसी केसेस में भी और बहुत सारी बीमारियों में बढ़ सकता है, मतलब अगर ईएसआर शो करता है कि किसी भी जिस भी पेशेंट की वो रिपोर्ट है उसका इन्फ्लेमेशन है, उसकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन किसी भी वजह से हो सकता है। ठीक है। इसी प्रकार सीआरपी भी, सी रिएक्टिव प्रोटीन भी शो करता है कि इन्फ्लेमेशन है। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट अगर रिपोर्ट लेके आएंगे तो उनका जरूर सीआरपी और ईएसआर बढ़ा हुआ होगा। ठीक है। अब है ब्लड टेस्ट, और ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट जो है जो स्पेसिफिकली इसके लिए हम करवाते हैं वो है HLA-B27। तो HLA-B27 क्या है? एक ब्लड टेस्ट है जो कि HLA एंटीजन, एंटीजन यानी एक प्रोटीन है, वो WBC पर की सरफेस पे पाया जाता है, उसके लिए ये ब्लड टेस्ट करवाया जाता है। बेसिकली HLA-B27 हम बोलते हैं कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो HLA-B27 पॉजिटिव आएगा तो एएस होगा, यानी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा। लेकिन ये जो एंटीजन है ये और भी कई बीमारियों में से रिलेटेड है। लेकिन जैसे आप कैसे मालूम करोगे कि हाँ पॉजिटिव है? तो अगर उसके सिम्टम लग रहे हैं, जो मैंने बोला एग्जामिनेशन आपने किया उसके वैसे सिम्टम लग रहे हैं, और फिर वो HLA-B27 पॉजिटिव पाया गया, तो इसका मतलब वो क्लियरली क्या केस है? वो क्लियरली केस है एएस का, बैम्बू स्पाइन का। लेकिन उसके सिम्टम नहीं लग रहे और वो HLA-B27 पॉजिटिव पाया गया, तो उसको इन सब में से कोई बीमारी हो सकती है। कहने का मतलब ये है, मैं दोबारा से आसान शब्दों में समझाती हूँ कि जीन जो ये एंटीजन है HLA-B27, ये स्पेसिफिकली एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के नहीं लिए नहीं है, मतलब ये जो है
बैम्बू स्पाइन के लिए नहीं है, और भी सारी कई बीमारियों के लिए है, जैसे कि रिएक्टिव अर्थराइटिस, सोराइटिक अर्थराइटिस, जुवेनाइल रूमेटिक अर्थराइटिस, यूवेटाइटिस और आईबीएस। तो इन सारी बीमारियों से ये कनेक्टेड है। अब हम सबको देखेंगे अभी अभी अभी, ठीक है। तो लेकिन अगर ऐसा पेशेंट आपके पास है, सिम्टम्स सब आपको नजर आ रहे हैं कि इसके क्या है, हमें लग रहा है कि ये इसको बैम्बू स्पाइन हो सकता है, तो फिर आप उसको ब्लड टेस्ट HLA-B27 करवाने के लिए बोलिए, और उसका पॉजिटिव आता है तो वो उसको बैम्बू स्पाइन ही है। अगर उसके सिम्टम्स में HLA-B27 नेगेटिव आता है तो उसको बैम्बू स्पाइन नहीं है, तो उसकी स्पाइन की रिजिडिटी किसी और वजह से भी हो सकती है, या वो अलग कारण हो सकते हैं। वो आज के टॉपिक का विषय से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कभी और पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो बेसिकली अगर वो HLA-B27 नेगेटिव है तो उसको AS या बैम्बू स्पाइन नहीं है। तो रिएक्टिव अर्थराइटिस, ये भी एक तरह का इन्फेक्शन है, अर्थराइटिस है, वो हो सकता है। ठीक है, सोराइटिक अर्थराइटिस, ठीक है, हो सकता है। या जुवेनाइल रूमेटिक अर्थराइटिस, मतलब बचपन में रूमेटिक अर्थराइटिस हो सकता है। ठीक है, आईज में जो मिडिल लेयर होती है, यूवी, उसमें भी इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसकी वजह से अगर आईज में कोई प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, फिर हमने HLA-B27 पॉजिटिव आया, तो उसको यूविटिस हो सकता है। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम, जिसकी वजह से उसको HLA-B27 पॉजिटिव आया है। आईबीएस भी HLA-B27 पॉजिटिव आता है, क्योंकि आईबीएस भी एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज है, क्रोन्स डिजीज है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो आईबीएस भी क्रोन्स डिजीज जो है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, उस केस में भी HLA-B27 जो है पॉजिटिव पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम आईबीएस पे लेंगे, वो भी अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो ये रही एग्जामिनेशन की बात, मतलब डायग्नोस की बात। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉजेज क्या होंगे? तो कॉजेज क्या होंगे, तो एग्जैक्ट कॉज तो ऐसी बीमारियों का किसी को नहीं पता होता है, हमें भी नहीं पता, और ना ही कोई मालूम लगा सकता है। लेकिन हम एक बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज होती है कि किस कारण आया। तो कोई जेनेटिक चेंज, क्योंकि हमने देखा है कि इसमें जीन इन्वॉल्वमेंट है, HLA-B27 एंटीजन उस वो पॉजिटिव पाया गया है। तो जेनेटिक भी रीजन हो सकता है, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, किसी भी वजह से कुछ ऐसा हुआ है, जीन चेंज हो गया। ठीक है, और कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई, उसका खाना पीना गड़बड़ है, ठीक है, वो स्मोक ज्यादा करता है, ठीक है, उसको पेट की बीमारी शुरू से रहती है, जैसे क्रोन्स डिजीज उसको रहती है, जैसे हमने देखा कि कौन से लोगों को ज्यादा हो सकता है, रिस्क फैक्टर ज्यादा, ऐसे रिस्क फैक्टर में हमने देखा कि उसको पेट की बीमारी है, क्रोन्स डिजीज है, आईबीएस है, सोराइसिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें ऑलरेडी ये सब बीमारियां बहुत सालों से है, ट्रीट नहीं हुई है, क्योर नहीं हुई है, तो उसके बाद ऐसे व्यक्तियों को ये भी एक रीजन हो सकता है कि फिर ये उसको बैम्बू स्पाइन जैसी प्रॉब्लम हो सकती, बैम्बू स्पाइन हो सकता है। ठीक है, आगे जैसे, ठीक है, अब हमने जेनेटिक रीजन देख लिया, अब आगे ऑटोइम्यून डिजीज है, तो ये स्मोक करने वाले पेशेंट्स को भी हो सकता है, अधिक स्मोक, मतलब रीजन बन जाता है। हम भी ऐसी बीमारी जो है, उन बड़ी 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 बीमारियों का कारण किसी को भी नहीं पता होता है। इनफैक्ट कोई डॉक्टर भी, रिसर्चर भी अभी तक इसका निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे कि इसका रीजन यही है। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, हम जब पेशेंट की केस हिस्ट्री लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि पूरा डिटेल उससे लेते हैं। अच्छा, ये हुआ था, कोई बीमारी हुई थी पहले, कोई मेडिकेशन लंबा चला था, तो उस वजह उस हम फिर एक संभावित जो कारण होते हैं उन सबको नोट कर लेते हैं, फिर उस तरह से ट्रीटमेंट बनाते हैं। जैसे थोड़ी सी बात मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि हम ग्रुप में सिर्फ ये बोल देते हैं कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट बता दो। तो हमारी न्यूरोथेरेपी में किसी भी बीमारी का कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। हम क्या करते हैं कि संभावित कारणों को लेके चलते हैं, कि इसीलिए केस की पूरी डिटेल चाहिए होती है कि अच्छा क्या क्या हुआ था, कब से है, किसके बाद ज्यादा हुआ, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि हमें संभावित रीजन मिल जाते हैं कि अच्छा इसकी वजह से भी हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, तो फिर हम क्या सबको मिला के एक ट्रीटमेंट बनाते हैं। किसी एक को ट्रीटमेंट नहीं देते, हम सभी विषय, सभी उसके कारणों को लेकर ट्रीटमेंट बनाते हैं, और फिर जाके हमें रिजल्ट मिल जाता है। हम केवल नाम से, अगर हम आप मुझसे पूछोगे कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट बता दो, एएस का ट्रीटमेंट बता दो, तो मैं नहीं बता पाऊंगी। क्यों? क्योंकि हमें पहले वो सब कुछ देखना पड़ेगा कि किस किस वजह से वो आ सकती है। तो इसीलिए बहुत सारे ट्रीटमेंट फॉर्मूले बनते हैं, और फिर हम उसको सबको देते हैं, तो हमें रिजल्ट कहीं कहीं सब मिलके हमें रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रही बात
इसकी। तो बहुत सारे ऐसे बीमारी जो है, तो ऐसे उनको दिखा के ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा हो सकता है। ठीक है। एलिमेंट्री में हम क्या मानते हैं कि ये जो बीमारी हमने देख लिया, एनवायरमेंटल रीजन है, मतलब कुछ भी किसी वजह से हो गई, जेनेटिक वजह से हो गई, पेट खराब है इस वजह से हो गई। लेकिन हम एलिमेंट्री में क्या मानते हैं कि ये बीमारी क्यों आई है, कि ये बीमारी इसीलिए आई है कि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है। मतलब किसी भी वजह से समझ लो, चाहे जीन जीन गड़बड़ हुआ है, चाहे एनवायरमेंटल कोई मतलब कोई भी रीजन रहा है, दवाइयों का प्रभाव रहा है, या पेट खराब है, किसी भी वजह से क्या हुआ कि शरीर में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है। अब शरीर में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है तो क्या हुआ है कि जो भी कैल्शियम आप ले रहे हो वो हड्डियों के अंदर ना जाके कहीं इधर उधर जम रहा है। ठीक है। ये इसका मेन कारण है। अब क्यों ट्रिगर हुआ है वो किसी को नहीं पता। ठीक है। अब वो इधर उधर जम रहा है तो जैसे कि अगर जब जो ये है कि कॉर्नर पे इसमें तीन तरह की, जब हड्डियों में कैल्शियम जो है अलग अलग जगह जमता है तो उसमें तीन तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसे कि अगर मार्जिन पे, कोने पे अगर जमता है तो उसको लिपिंग कहता है, लिपिंग कहते हैं। ठीक है। कि यदि किनारों पे, जॉइंट्स के किनारों पे, कई सारे जॉइंट्स के किनारों पर, किनारों किनारों पे, जैसे हमने क्या देखा इसमें तो क्या हो रहा था, बैम्बू स्पाइन में फ्यूज हो रही थी, जॉइंट्स के बीच में फ्यूज जुड़ रहे थे। ठीक है। लेकिन अगर किनारों पे रहता है तो उसको लिपिंग बोलते हैं। ठीक है। लिपिंग भी क्या सिमिलरली क्या बीमारी है कि इसमें कैल्शियम डिपोजिशन होता है। एक स्पर भी होती है। ठीक है। आपने हमने बहुत लोग ट्रीटमेंट देते हैं और बहुत सक्सेसफुली हम स्पर को ठीक कर सकते हैं। तो स्पर क्या होता है, SPUR, स्पर। इसमें क्या होता है कि जो ये कैल्शियम जमा होता है वो छोटी छोटी फॉर्म में, मतलब थोड़ा थोड़ा कैल्शियम जमा हो रहा है कहीं भी, तो वो स्पर है। जैसे कि कैल्केनियम स्पर, यानी जो पैर की एड़ी की हड्डी है वहां जो अगर जमता है, वहां एक्स्ट्रा कैल्शियम जमता है तो उसको कैल्केनियम स्पर बोलते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि रिपोर्ट में लिखा होता है कि कैल्शियम का आइलेट बना होता है, आइलेट लिखा होता है, तो अगर कहीं कहीं कैल्शियम की जमावट है तो उसको स्पर बोलते हैं। ठीक है। अब बैम्बू स्पाइन में क्या होगा, यानी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होगा कि वो जो कैल्शियम है वो पहले से शुरू शुरू में थोड़ी थोड़ा सा जमने लगेगा, फिर वो पूरी तरह से ही वो बीच में जमने लगेगा और पूरी तरह से ही स्पाइन में को फ्यूज, मतलब स्पाइन के हर वर्टिब्रा फ्यूज होने लगेंगे, तो बैम्बू जैसा बन जाएगा। तो बेसिकली तीन तरह की प्रॉब्लम हो गई, लेकिन तीनों में क्या सिमिलरली प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है। कैल्शियम जहां जाना चाहिए, जाना कहाँ चाहिए, हड्डी के अंदर भरना चाहिए, हड्डी हड्डी की बोन की डेंसिटी बढ़नी चाहिए, बोन के अंदर जाना चाहिए, लेकिन बोन की डेंसिटी नहीं बढ़ रही है। कहाँ जा रहा है वो, कि हड्डियों के बाहर जाके जो बीच का स्पेस है, जॉइंट है, उसमें जम रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है। ठीक है। अब क्यों, अब ऐसे व्यक्तियों का कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है और कैल्शियम खाएगा, अब वो क्या होगा, फिर तो वो कहीं ना कहीं जमेगा। ठीक है। तो ऐसे व्यक्तियों को कैल्शियम रिच फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कैल्शियम जो है उसका सही जगह नहीं जम रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत जगह जम रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों में किडनी स्टोन भी हो सकता है। मतलब अगर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा शरीर में तो कैल्शियम कहाँ होगा, किडनी स्टोन भी बना सकता है। हमने देखा ना किडनी स्टोन, तो किडनी स्टोन के पेशेंट्स में भी क्या होता है कि कैल्शियम जो है बोन में जाकर किडनी में जमने लगता है। ठीक है। वहाँ किडनी का भी रोल है एग्जैक्टली, ये पूरा इस पे आधारित नहीं होता है किडनी स्टोन, और भी रोल होता है। ठीक है। स्पर और बैम्बू स्पाइन जैसी बीमारियां भी कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को बिगड़ने से आती है। यानी कैल्शियम का जो उपापचय है, कैल्शियम को सही जगह पे जाना है, कैल्शियम को सही जगह पे कहाँ जाना होता है, मसल्स में और बोन में, बोन बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन बोन की डेंसिटी नहीं बढ़ती है। ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि बोन्स तो पतली होती जाती है, मतलब लेटर स्टेज में जब सीवियर प्रॉब्लम होगी तब ऑस्टियोपोरोसिस होता जाएगा, यानी हड्डियां खोखली होती जाएंगी, लेकिन जो कैल्शियम है वो हड्डी के बीच में जमता जाएगा। ठीक है। अब क्या कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि जब प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तब ऐसे व्यक्ति, एक तो हड्डी तो पूरी जॉइंटेड है बेचारा, वो तो वैसे ही हिल डुल नहीं पा रहा पेशेंट, अब उसमें हड्डियां खोखली भी है। तो अगर वो ऐसा पेशेंट गिर गया, फ्रैक्चर हो, तो ऐसे केस में क्या फ्रैक्चर की संभावना ज्यादा रहती है, तो उस पेशेंट को फ्रैक्चर हो सकता है। और फ्रैक्चर बोन में अगर नर्व दब गई, नर्व डैमेज हो गई, तो फिर उसको प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि
ऑस्टियोपोरोसिस और अगर वो गिर गया तो फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर्स की वजह से नर्व डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब बात रही न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट की, तो न्यूरोथेरेपी में जैसे मैंने बताया है कि हम सब सारे एस्पेक्ट्स को लेकर, यानी सभी जो प्रोबेबल रीजन है उन सबको लेके ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो अब एक एक रीजन को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि क्या है ये बीमारी, की इसमें कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है, तो सबसे पहले काम हम इस पे ही करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट आता है तो न्यूट्रलाइज करते हैं, पेट सेट करते हैं, एसिड अल्कलाइन बेस करते हैं, वो तो करेंगे ही। ठीक है, अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या बिगड़ा है कि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है। तो ऐसे पेशेंट को क्या होता है, यूडीएफ आता ही होगा। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट में हम हमें यूडीएफ ट्रीटमेंट देना चाहिए। ठीक है, और क्या है कि हमने देखा है कि ये प्रॉब्लम क्या है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम से आती है। ठीक है, अब हड्डियां फ्यूज है, लचीलापन वैसे ही नहीं है, सर्कुलेशन वैसे ही खराब हो रहा है इसका, तो ऐसे पेशेंट में हमें जो वीक में 2 बार जो भी सुटेबल हेपरिन है वो देना चाहिए। ठीक है, और क्या, अब जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, मैंने शुरू में समझाया था कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। तो स्पॉन्डिलाइटिस है, आइटिस वाली है, यानी इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, तो इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट यानी एडीआर हमें देना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रॉब्लम ब्लड सर्कुलेशन की है और पेट खराब है, हम देख रहे हैं कि पेट जो उसका है ही खराब। ठीक है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगड़ा है कहीं ना कहीं। कैल्शियम अपने किसके लिए भी चाहिए, अपने मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन के लिए भी चाहिए, यानी उसके आंतों में कॉन्ट्रेक्शन प्रॉपरली नहीं होगा तो फिर क्या है कि ऐसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। तो एलएसटीएफ या राउंड नॉर्मल जो भी पेशेंट के हिसाब से हमें कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। अब क्या है कि हमने एक रीजन ये देखा कि ऐसी बीमारी, मतलब हम पेशेंट से बात करके हमें लगता है कि जेनेटिक है। ठीक है, जेनेटिक हिस्ट्री है, तो ये कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि ये बीमारी जो है जीन्स से भी रिलेटेड है, जेनेटिक, क्योंकि हमने देखा है कि HLA-B27 एंटीजन का रोल है इसमें, तो जेनेटिक बीमारी होती है। तो इसमें हमें सभी जीन फॉर्मूले जैसे अपने हैं, 3 जीन चेंज फॉर्मूले हमें हमारे, पहला है ब्लैक ट्रीटमेंट, दूसरा है प्योर जीन्स, और तीसरा है न्यू जीन्स। तो सभी अपने जो जीन्स फॉर्मूले हैं वो डे बाय डे देने चाहिए, और स्पेसिफिकली प्योर जीन्स इसमें ज्यादा काम करता है। ठीक है, तो ये रहे। अब कौन से क्या नहीं देने, कौन से पॉइंट जो है इसमें ब्लॉक कर रहे हैं, नहीं देने। हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या देना है उससे पहले हमें ये देखना, आपके पास कोई पेशेंट आता है और आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि मेरे को ये बीमारी, मेरे से मैंने डायग्नोज की है इसको, तो सबसे पहले आप बुक में वेद में ये पढ़े, या आपको पता हो तो ये सबसे पहले आप ये लिखे कि आपको कौन से पॉइंट नहीं देने हैं। ठीक है, तो इस ये बीमारी में हमें, क्योंकि हमें ऑटो इम्यून है तो ऑटो इम्यून वाले पॉइंट हमें नहीं देना है, जैसे थाइमस, थाइमस चेस्ट नहीं देना है। ठीक है, और थायराइड, थायराइड पी नहीं देना है, क्योंकि ये सारे जो है कैल्शियम को हड्डी के अंदर कैल्शियम को भरने में हेल्प करते हैं। और जो हड्डी, अगर कैल्शियम हड्डियों के पास जाएगा तो हड्डियों के अंदर तो भरेगा ही नहीं, वो हड्डियों के बाहर ही चिपकेगा, इसीलिए थायराइड पी और थायराइड जैसे पॉइंट है वो हमें नहीं देने चाहिए। ठीक है, थायराइड किसी ने, अच्छा अभी बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और ऐसे पेशेंट को कैल्शियम रिच चीजें भी नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि रेडिश मूली हो गई, मिल्क हो गया, या डेयरी प्रोडक्ट और अनियन और कर्ड, जो भी डेयरी प्रोडक्ट है, और प्याज और मूली, जो भी कैल्शियम रिच चीजें हैं वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब कैल्शियम वो खाएगा तो उसका मेटाबॉलिज्म तो बिगड़ा हुआ है, मतलब सही जगह तो लगेगा नहीं, वो कहाँ जाके लगेगा, वो हड्डियों में ही जाके लगेगा, तो इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को कैल्शियम रिच चीजें नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या, अब ऐसे तो हमें हम देखा है कि वैसे तो उसका ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा है, मतलब ऐसे तो वो उसकी हड्डियां खोखली हो रही है, तो ऐसे तो देना चाहिए उसको, लेकिन हम उसको देंगे बाद में। पहले हम उसको मेटाबॉलिज्म को सुधारें, मतलब पहले उसको सिस्टम को ठीक करें कि वो जो करप्ट हो रखा है, कि वो जो कैल्शियम को सही जगह नहीं पहुंचा रहा है, वो बाहर चिपका रहा है, तो सिस्टम करप्ट हुआ है। तो पहले हम सिस्टम को ठीक करें, पहले उस चीज को ठीक करेंगे। जब वो ठीक हो जाएगा उसके बाद फिर हम उसमें कैल्शियम के लिए ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो इस केस में हमें पहले डीकैल्सिफिकेशन ट्रीटमेंट देना होगा। ठीक है, तो क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया कि ऊपर में क्या जो जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से होगा। ठीक है, अब ये कॉर्डाइकुलर प्लस पेट सेट करने के लिए अगर साथ में नस भी दब गई है तो 15 लेफ्ट मेडुला, 6 लेफ्ट स्वेट इनटू 3। अब इसमें मेन क्या ट्रीटमेंट रहेगा कि हमने देखा है कि ऐसे पेशेंट में म्यूकस जीरो में भी पेन रहता है, मतलब एसिड की प्रॉब्लम हम इसको मानते हैं, तो ऐसे पेशेंट में हम म्यूकस यानी एटीएफ भी देना होगा हमको। ठीक है, और क्या रहेगा कि मेन ट्रीटमेंट क्या है, हमने देखा है कि वो कैल्शियम की जमावट है ना, तो कैल्सिफिक डीकैल्सिफिकेशन ट्रीटमेंट हमें हर
हर केस मतलब बहुत सारे सेट बन सकते हैं। तो जो एक सेट जो ट्रीटमेंट रहेगा हम हर सेट में वो है डीकैल्सिफिकेशन, क्योंकि हमें काम क्या करना है इसमें, हमें यहाँ पे कैल्शियम निकालना है, डी मतलब हटाना है कैल्शियम हड्डियों से। तो डीकैल्सिफिकेशन ट्रीटमेंट इन तीनों बीमारियों में, लिपिंग में, स्पर्म में और बेम्बू स्पाइन में मेन रहता है, वो है 4 पारा 7 लिवर 8 चेस्टोली 10 एडीआर। तो ये डीकैल्सिफिकेशन फॉर्मूला है। इसको एंटी कैल्शियम भी बोलते हैं कई लोग, डीकैल्सिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, ये रहेगा इसमें। ए हेपरिन क्योंकि एसिड की बीमारी है, यूडीएफ मैंने अभी बताया। किडनी क्लियर क्योंकि अब वो जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो किडनी रिमूव करवाएंगी, तो बीच बीच में वीक में 2 बार किडनी क्लियर भी देना है। थकान रहती है तो ऐसे पेशेंट को लैक्टिक एसिड भी दिया गया है। लार्ज फॉलिक ब्रेक उसका, इससे क्या होगा कि उसमें कमजोरी उसको फील होती है, वो भी उसके लिए भी लार्ज फॉलिक ब्लैक दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में जब डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्प्शन ही प्रॉपर नहीं हो रहा, मतलब अ, ये उसको वो रहता है, कमजोरी रहती है, ठीक है। तो और बताया कि मैंने सारे जीन्स फॉर्मूले, न्यू जीन्स, प्योर जीन्स और ब्लैक ट्रीटमेंट दिए गए। तो ये बहुत जो जो ट्रीटमेंट बन सकते हैं वो लिखा है। तो और उसके अलावा कई वेद में भी लिखा, बुक में भी लिखा है कि कई जो ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि भालेराव जी के ट्रीटमेंट, मतलब कई, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो ऑटोइम्यून है, तो लेफ्ट लेफ्ट ओवरी ट्रीटमेंट जो है हमारा, वो क्या होता है कि ऑटोइम्यून बीमारी को ठीक करने के लिए हेल्प करता है। तो इसमें यहाँ पर लेफ्ट ओवरी ट्रीटमेंट 10 पेन × 3 4 पैरा और ए हेपरिन, बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर 4 पैरा और उसके कॉम्बिनेशन से ये डीकैल्सिफिकेशन ट्रीटमेंट से कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस इन सभी ट्रीटमेंट्स को बना यूज करके आप भी अपना ट्रीटमेंट सेट बना सकते हैं। बेसिकली करना क्या है हमें, ये तो मैंने बताया कि 4 5 मैंने बताया, और पेशेंट के केस के अकॉर्डिंग, पेशेंट के सिम्टम के अकॉर्डिंग, और जो ट्रीटमेंट क्या रहेगा, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो इन्फ्लेमेशन रहेगा, ऑटोमीन है तो ऑटोमीन का ट्रीटमेंट हम देंगे, साथ में कैल्शियम निकालने वाला ट्रीटमेंट। और जैसे गुरुजी ने वेद में लिखा है कि बीच बीच में हेपरिन ट्रीटमेंट भी देंगे, और क्या देंगे इसको, कैल्शियम बाहर निकालने के लिए किडनी क्लियर देते रहेंगे। तो ऐसे करके आप भी सेट बना सकते हैं, बाकी ये मैंने लिखा हुआ है इसमें, ठीक। और एक दो ट्रीटमेंट और है मेरे पास जो मैं इसमें अभी ऐड नहीं कर पाई हूँ जल्दी में, लेकिन जब आपको पीडीएफ सेंड करूंगी तो उसमें ट्रीटमेंट ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो ये रहा ऑल अबाउट एंकलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस, एएस, बैम्बू स्पाइन। अब आपके किसी के क्वेश्चन हो तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। अब आप अनम्यूट करके हैंड रेज कर लीजिए। किसी ने लिखा है मैडम एक बार रिपीट कर दीजिए, आपको कहाँ से समझ नहीं आया, या आप अनम्यूट कर लीजिए क्या करके आप लोग। हाँ जी, अनिल बटेजा जी आप म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जैसे आपने बताया फ्यूजन हो जाता है हड्डियों के बीच में, यही चीजें क्या नी में भी होता है? नी में बहुत सारे हाँ जैसे पेशेंट होते हैं, तो नी में भी उसको हम डीकैल्सिफिकेशन वगैरह दे सकते हैं पेशेंट को? हाँ, नी में भी उसको देखो, क्या हो गया ना, ऐसे बहुत देखो, जब बहुत बार होता है नी में जॉइंट्स फ्यूज जॉइंट हो जाता है, और बहुत केस आते हैं जिसमें लिखा होता है कि नी के जो है वो कैल्शियम आइलेट्स है, कैल्शियम जमावट है, ठीक है। तो उसके वो केस जैसे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बेम्बू स्पाइन जैसा ही है, क्योंकि इस बीमारी में बेम्बू स्पाइन नाम है, तो वो बेम्बू कभी वो ना तो कोई टेस्ट कराता है ना कोई अल्ट्रासाउंड कराता है, एक्सरे लेके आता है नी का, तो हम सोचते हैं नी, लेकिन ट्रीटमेंट उसका यही चलेगा। हम उसको बैम्बू स्पाइन ना समझ के आप समझ लीजिए कि वो नी में है, क्योंकि इसमें बीमारी में कभी कभी नी में भी है, हिप जॉइंट में भी कैल्शियम डिपोजिशन है, तो हमें ट्रीटमेंट सेम चलाना है, डीकैल्सिफिकेशन। मैं जब नी पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि हड्डी अगर कैल्शियम की जमावट है, आपको जॉइंट हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, तो उसमें हमें डीकैल्सिफिकेशन देना होगा। और उसके साथ ये ट्रीटमेंट है, एक 1 पैरा 2 पेन 4 लिवर × 3, उसके साथ में टी है, इसके साथ में हेपरिन, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन से अगर आप ट्रीटमेंट देते हो तो उनसे डीकैल्सिफिक मतलब वो जो है घुटना खुल जाता है, और उसमें वो मतलब जो जॉइंट है वो खुल जाता है, मतलब जो कैल्सिफिकेशन हो रखा है वो खुल जाता है। तो जॉइंट में भी नी जॉइंट में भी हो जाता है। मेरे पास जैसे पेशेंट आते हैं ना, अलग अलग एक्सरे वगैरह लेके आते हैं, हाँ, तो उसमें हड्डियां आपस में मिली होती हैं, चाहे एक साइड से चाहे दोनों साइड से, नहीं नी की। ऐसे मिलना, जो हड्डियां जब ऐसे मिली है
वो तो केस क्या होता है कि मेनिस्कस घिस गई है, वो डिजनरेशन का केस है। लेकिन उस रिपोर्ट में, उस पेशेंट की एक्सरे रिपोर्ट में उसमें ये लिखा होगा कि कैल्शियम की जमावट है, कैल्शियम आयलेट्स, कैल्सिफिकेशन, ऐसे रिपोर्ट ऐसे लिखा होता है, कैल्सिफिकेशन लिखा होता है, या कैल्शियम आयलेट्स लिखा होता है, कैल्शियम डिपोजिशन ऐसे लिखा होता है। तो वो है कैल्शियम डिपोजिशन, साफ लिखा होता है। अभी मेरे पास, मुझे मिलेगी, मेरे पास था एक पेशेंट ऐसा, अगर मेरे को मिलेगी तो मैं अपने ग्रुप में सेंड करती हूँ। उसमें कैल्शियम के लिखा होता कि कैल्शियम के आइलेट्स है, उसके दोनों साइड पर बिल्कुल कैल्शियम जमा हुआ था, साफ मतलब उभारा, मतलब इतना ज्यादा जमा हुआ था कि उसका उभार भी दिखता था। तो हमने डिकैल्सिफिकेशन ट्रीटमेंट ही इसको डेली चलाया था, तो काफी उसको अच्छा रिजल्ट आया था। वो है। तो उसको, क्योंकि जी जी, हाँ जी। मेरे केस में ही ना, मेरे नी पेन हो गया था, मैंने एक्सरे हाँ वगैरह कराया, तो हाँ डॉक्टर ने ऑस्टियोआर्थराइटिस बताया। पहले तो मैं कुछ दिन ऑस्टियोआर्थराइटिस का ट्रीटमेंट लेता रहा, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने डीकैल्सिफिकेशन का लिया, तो उससे थोड़ा आराम आना शुरू हो गया। हाँ, तो हो सकता है कि ऐसा आप कैल्शियम इंटेक ज्यादा करते हो, या आपने कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लिए थे। नहीं, इतना ज्यादा भी नहीं लिया, कभी कभी थोड़ा बहुत ले लेते हैं। नहीं, देखो ऐसा है ना, कई बार क्या होता है कि पेशेंट है ना बहुत कैल्शियम ले रहा होता है, तब भी कैल्शियम जम जाता है। एक केस मेरे पास आया था कि उसने क्या किया, बच्चे के लिए कैल्शियम आया लेके, शेल्केन लेके आया, बच्चे ने शेल्केन नहीं खाया तो उसने खुद ने खा लिया। और वो कैल्शियम उसके लिए ऑलरेडी ज्यादा होगा, वो एक्स्ट्रा हो गया, वो मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली हो नहीं पाया, तो उसका क्या है, ये जॉइंट, ये जो शोल्डर वाला जॉइंट जो है वो बिल्कुल जाम हो गया। तो फिर रिपोर्ट करवाई उसने, तो उसमें यही आया कि यहाँ पे ये फ्यूजन हो गया है, कैल्सिफिकेशन हो गया है। तो मे बी आपने ज्यादा लिया हो, ये मैं एक प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ, जरूरी नहीं है यही रीजन रहा हो। तो हो सकता है कि आपको इससे फायदा हो रहा है डिकैल्सिफिकेशन, तो आपका कैल्शियम जमावट होगी, तो आप ये लेते रहिए। क्योंकि वो एडी में स्पर भी है ना मेरे को। हाँ, तो है ना, आ गई बात। देखो एडीएमएस पर है, तो फिर इसका मतलब तो साफ आपको समझ में आ रहा है कि आपके अंदर कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, वो एडी में जम रहा है तो वो नी में भी जम रहा है, तो आपको दोनों चीजों में फायदा होना चाहिए इससे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, मेरे को जब हाँ, स्पर भी हो गया तब मेरे को लगा कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, नहीं ये है, तो बिल्कुल नहीं। कैल्शियम की जमावट हो गई है। तो मैंने उसी साथ डीकैल्सिफिकेशन लेना शुरू किया, और थोड़ा थोड़ा आराम आना तो शुरू हो गया उसमें। हाँ, आपकी सही अप्रोच थी। आप, अगर आपको इस पर हुआ तो आपने सही समझा कि आपको वो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, वो आपका इसका कैल्शियम डिपोजिशन ही है, और आपने सही ट्रीटमेंट लिया, तो इसी से बेटर होगा, इसी को चलने दो। आप में साथ में 1 पैरा 2 पेन 4 लिवर इंटू 3 भी लीजिए। वन पैरा 1 पैरा 2 पेन 4 लिवर इंटू 3, और फिर उसके बाद पी हेपरिन। लास्ट में पिए थे। हाँ, ठीक है, ये थैंक क्या यू। काम करेगा मैम? ये 1 पैरा 2 पेन, ये भी तो हम देखते हैं कि घोलने का काम करता है, किसी भी एक्स्ट्रा चीज को निकालने का काम करता है। तो ये 1 पैरा 2 पेन 4 लिवर इंटू ये वाला जो ट्रीटमेंट है, किसी भी चीज को, जैसे सिस्ट हो, एक्सेस कैल्शियम हो, किसी किसी जब हम किसी भी चीज को एक्सेस जब हमारे शरीर में होता है ना, उसके लिए हम ये ट्रीटमेंट है जो बहुत काम करता है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये। जैसे सिस्ट फोर में तब, लीवर इंटू फोर? नहीं, 1 पैरा हाँ, 1 पैरा 2 पेन 4 लीवर लिवर इंटू इंटू 3, 1 to 4 इसको बोलते हैं। इंटू हाँ, 3 हाँ, इंटू 3 ट्रीटमेंट्स डेली ले सकते हैं? ले सकते हैं। तो हमने कहीं भी तो इस कैल्सिफिकेशन हमने कहीं भी अपने जो इस आउटकम पर दिखा वाले नहीं दे रहा है। पेशेंट को ठीक दिया, बस यही ट्रीटमेंट मेन एम्फेसिस किया था। डिकैल्सिफिकेशन, 1 पैरा 2 पेन 4 लिवर इंटू 3, और ये पी है, इसी से उसका इस पर बहुत अच्छा रिजल्ट उसको इस पर में आया, कैलकेनियम इस मैम पर में। मैम रिपीट कर, एक्सक्यूज मी मैम, मैम रिपीट करना, 1 पैरा 2 लीवर। नहीं, 1 पैरा 2 पेन, हेलो। हाँ रिपीट कर रही हूँ मैं। वन ओके। पैरा 2 पैन। 2 पेन 4 लिवर इंटू 3 में, डोंट वरी, मैं ग्रुप में डाल दूंगी ओके। टाइप करके। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन था। बोलिए। इसको डेली डेली नमस्ते ले मैम। सकते हैं ना इसको? हाँ, डेली ले सकते हैं। मैम जैसे बैठते उठते हैं तब घुटनों से कट कट की आवाज आती है, वो भी यही रीजन है मैम? नहीं नहीं, वो ये रीजन नहीं है। हड्डियों सभी के आती है, हड्डियों से आवाज, क्योंकि जो है कि हड्डियों के बीच में गैस होती है, वो जब रिलीज होती है तभी तो, उसी को यूज करके तो ये हड्डियों, सॉरी कोई वो कायरोप्रैक्टिक करता है तो माइंड मत करना।
उसी के बेसिस पे तो ये जो हड्डियां कटकाते हैं काइरोप्रैक्टर जो है, वो आवाज आती है, वो गैस रिलीज होती है, इसीलिए वो कट 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 की आवाज आती है। और हर किसी की आवाज आती है, जो लोग ज्यादा मेहनत मतलब काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो वो गैस इकट्ठी होती रहती है, और जब वो उठते बैठते हैं, मूव करते हैं, तो हड्डी से कट कट की आवाज आती है। इसका मतलब ये नहीं नहीं है मैम, कि बच्चा ही है वो, 12 साल का लड़का है सर मैम। अच्छा, तो कैसे आती है हड्डियों से कट कट की आवाज? सर मैम जैसे बैठता है ना, तो हाँ, ऐसे बहुत जोर से बोलते हैं, दोनों घुटने, बहुत आवाज आती है उनसे। बहुत जोर से बोलते हैं। हाँ जी। उसको उसको चलने में भी दिक्कत है? नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दर्द होता है, बस बैठता है ना तब हाँ, जोर से दोनों घुटने बोलेंगे, और फिर उठता है तब भी ऐसे ही जोर से आवाज आती है। घुटने एक्सक्यूज बोलेंगे? मी। नहीं, ऐसा वैसे तो देखिए, कुछ हो भी सकता, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे नॉर्मली अगर नॉर्मल आवाज आती है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, और उसको कोई दिक्कत नहीं है अभी, कब कब से आ रही है? मैम 1 1.5 साल से है। एक वैसे डेढ़ तो साल कोई से आ दिक्कत रही नहीं है? है चलने फिरने में। हाँ एक जी। डेढ़ साल से आ रही है और चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी आप एक बार एक्सक्यूज मी। उसकी रिपोर्ट करवा एक्सक्यूज लीजिए, मी। एक्सरे रिपोर्ट की दिख जाएगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो रही होगी, तो एक्सरे रिपोर्ट या एमआरआई करा के देख लीजिए। अब एक्सक्यूज मैम वो मैम। जैसे दूध तो थोड़ा सा ज्यादा पीता है, और जैसे कैल्शियम की ज्यादा चीजें नहीं लेता है, दूध तो 2 बार ले लेता है दिन दो में। बार तो बच्चे तो लेते ही है, छोटा बच्चा है 12 साल का बता रहे हो, तो 2 बार तो ज्यादा नहीं है। हाँ जी। ठीक है। जी मैडम मैम। ये लिगामेंट की आवाज होती है। क्या? ये लिगामेंट की आवाज होती है जो ये बार बार आती है ना हाँ, उठने वो मैं बैठने तो रही हूँ ना, में। मैं वो नॉर्मल आवाज आती, नॉर्मल प्रोसीजर है जो नॉर्मल आवाज आवाज है आती है। वो। लिगामेंट की गैस भी आवाज है वो। रिलीज होती है और उसकी भी होती जी। है। हाँ। लिगामेंट की आवाज होती है, ये जो मैडम बता रही ना जिस प्रकार का, ये लिगामेंट की आवाज है। हाँ। अच्छा। इसमें कोई थैंक यू तकलीफ मैम, नहीं थैंक होती यू है। सर। तो इसमें क्या करें फिर? किसमें? ये जो आवाज आती है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अगर नॉर्मल आवाज आती है तो कोई दिक्कत नहीं, सबके आती है। देखो मैं हाँ। अपनी खुद ले, की बताता हूँ मैडम। मेरे को लगभग पिछले 15 से 20 साल से आ रहे, मेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है आज तक घुटनों में। मेरे भी तो बता रही हूँ ना, नहीं। मेरे भी एडी वाले जॉइंट में खूब खूब, मतलब मैं इनफैक्ट ट्रीटमेंट देते देते अगर बीच में 1 मिनट में खड़ी हूँ ना, तो अपने एडी वाले जॉइंट को 4 5 बार चटका लेती हूँ, उसमें इतनी आवाज आती है, और कोई दिक्कत नहीं है भगवान की दया से। और अब क्योंकि कभी जो कभी आवाज आ जाती है, परंतु लिगामेंट की आवाज है वो, उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती, चट चट की आवाज आती है वो। हाँ, वो ऐसी आवाज आती है जैसे कायरोप्रैक्टर चटकाते हैं ना, हाँ हाँ जी मैम, सेम ऐसे सेम। ही आती है। वैसे ही आती है ना। उसमें हाँ, उसमें घबराने तो का वो नहीं है, उसमें वो तो कोई भी आप घबराने बोलो का नहीं तेज है। आती है, जैसे कायरोप्रैक्टर करते हैं वो कट कट की आवाज आती है, वैसी ही आवाज आती है, तो वो नॉर्मल है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, और सभी की आती है वो। चलो घबराने का नहीं है इग्नोर वो। करो इसको। ठीक गुड है। इवनिंग मैम। गुड मैम गुड इवनिंग। इवनिंग। हैंडेज हैंडेज क्या हुआ मैम? मैंने हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैम, 4 पैरा जो है अलग से देते हैं और 4 पैरा पैरा फार्मूले में देते हैं, तो फर्क क्या है? मतलब कैल्शियम देखिए, एक फोर तो पैरा निकालने। जो फोर पैरा जो है, अगर हम डीकैल्सिफिकेशन फॉर्मूले में देते हैं या अलग से देते हैं, तो वो जो है इसमें डीकैल्सिफिकेशन का काम करता है, ठीक है। और जब हम फोर पैरा को उसके साथ देते हैं 125 डीसीसी में, तब वो बोन्स में कैल्शियम भरने का काम करता है। फोर पैरा से हम किसको स्टिमुलेट करते हैं? पीटीएच को स्टिमुलेट करते हैं। तो पीटीएच जो है वो क्या करता है कि डीकैल्सिफिकेशन, मतलब वो हड्डियों से कैल्शियम निकालता है, ठीक है, और ब्लड में इंक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन जब हम 125 डीसीसी देते हैं, तो वो जो प्रोसीजर है, वो 125 डीसीसी वाला हमारा फॉर्मूला है, वो एक साथ जो बनता है, वो पीटीएच जाएगा, उसके बाद वो लिवर में जाएगा, तो उसमें वो जो जब फोर पैरा आता है, तो वहां पर वो कैल्शियम डालेगा, मतलब वो जो है कैल्शियम 125 डीसीसी जो फॉर्मूला है, वो कैल्शियम भरने का काम करता है। तो फोर पैरा अलग से दिया जाए, या जैसे मैंने बताया ये वाला डिकैल्सिफिकेशन फॉर्मूला, वो दोनों सिमिलर वर्क करते हैं। जी। गुड आई इवनिंग होप। मैम। हाँ जी, ये अभी जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था रमेश जी ने, आई होप मैंने आपको क्लियर किया। हाँ, अभी दोबारा समझना पड़ेगा मुझे क्या मुझे रिकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाला ये जो पीटीएच का 125 डिसीज का एक बार क्लास मैंने एक बार ग्रुप में भी लिखा था, उसका काफी बड़ा नोट, और उसमें दोबारा उसको भेज दूंगी। ये बड़ा कंफ्यूजन है सभी को। फोर पैरा में जब यहाँ यूज कर रहे हैं, तो वो डी की कैल्सिफिकेशन यूज हो रहा है, और जबकि हम वहां दे रहे हैं 125 डिसीज में, तो हम कह रहे हैं हड्डियों में कैल्शियम जाएगा। तो ये प्रोसीजर है पूरा, और उसको मैं अभी मैं इसका एक पैराग्राफ बना के वो मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ।
ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन था मैम। जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, बोलिए। मैम जैसे एडी में जो हड्डी बढ़ जाता है उसको भी वो स्पर कहेंगे ना? हाँ, जो एडी में हड्डी बढ़ता है उसको कैल्केनियम स्पर बोलते हैं। वो भी एक स्पर का ही प्रकार है। स्पर बहुत सारे बहुत प्रकार के होते हैं, मतलब जहां भी जमेगा वो उसके नाम पर है। तो कैल्केनियम एक हड्डी है, उसके उस पर जमेगा, एडी की हड्डी को कैल्केनियम बोलते हैं, तो उस पर जमेगा तो कैल्केनियम स्पर, उसको स्पर ही बोलते हैं। और उसमें भी हाँ यही तो ट्रीटमेंट काम करेगा। हाँ मैम, वो एक एक तरह से एडी में हड्डी बढ़ जाना बता रहे हैं, दूसरा तरफ से जैसे घुटने में कि ऑस्टो अर्थराइटिस है, तो दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? या तो हड्डी बढ़ जाना है उसमें कैल्शियम की कमी आ जाना, किसको बोल रहे हैं, दोनों आपके पॉसिबल। पेशेंट को? मेरी मिसेज को है बोला, उसमें घुटने में ऑस्टियो ऑस्टो को कैल्शियम वो है अर्थराइटिस, और एडी में हड्डी बढ़ी है एक के तो वो एक। दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है ना। देखो, जो एडी में स्पर की प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि जो कैल्शियम का डिपोजिशन वहां हो रखा है, ठीक है, तो वो हो गया कैल्केनियम स्पर, ठीक है। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिलेशन तो कैल्शियम से है ही नहीं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो वो जॉइंट्स के बीच में जो मेनिस्कस है, जो कार्टिलेज है, वो घिसती है, इसीलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस आता है, इसीलिए जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन आता है। ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रॉब्लम वो डिफरेंट है। एक पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, एक ही पेशेंट को कैल्केनियम स्पर भी हो सकता है। जैसे कि अभी हमने पहला केस अभी डिस्कस किया अनिल जी ने, कि उनको जॉइंट्स में दर्द है और डॉक्टर ने डायग्नोस किया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन वो खुद इस अप्रोच, इस ऑब्जर्वेशन पे पहुंचे कि नहीं, मेरे को रिकैल्सिफिकेशन से फायदा हो रहा है, तो मे बी कि मेरे जॉइंट्स, यहाँ जो नी जॉइंट है उसमें भी कैल्शियम जम रहा है। तो ये आप भी इस तरह से देखिए कि हो सकता है कि उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उसको आर्थराइटिस हो, क्योंकि दोनों चीज हो सकती है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी, तो ऑस्टो अर्थराइटिस में भी यही का काम करेगा, दूसरा होगा एक? नहीं, अभी आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में ट्रीटमेंट अलग रहेगा। वो आप जी मेरी नी की क्लास थी, नी वेन्स पे क्लास है, वो आप देख लीजिएगा। मैं जी। चाहूँ तो ग्रुप में दोबारा शेयर कर दूंगी, उसमें सब आपको ट्रीटमेंट और सारा डिटेल मिल जाएगी। अच्छा मैम, मैडम मैम वो मैं प्लीज शेयर कर देना मैम जरूर। नी वाला एक मैम बार शेयर कर दीजिए, मेरे पास है नहीं। मैम आपके जैसे पास मैं नहीं है? सुबह मॉर्निंग ठीक है। वॉक में जाता हूँ कई दफा। मैम सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता हूँ कई दफा, वो घुटने की हड्डी वो अटकने जैसी लगती है, जैसे अड़ गई हो। ऐसा कैसे मतलब उसमें वो क्या हो सकता है वो? यह है तो आप, हो सकता है कि आप जैसे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ जा रहे हो। धीरे धीरे आप छोटा छोटा ट्रीटमेंट लेना शुरू करें, नहीं तो फिजिकल ट्रीटमेंट आप खुद से ले सकते हैं, किसी और से ले सकते हैं, वो लेना शुरू करें, तो धीरे धीरे वो जो है अटकन, यानी कि वो जो टीयर है, सॉरी, जो मेनिस्कस घिस रही है या कार्टिलेज घिस रही है, वो होना शुरू। इन्फ्लेमेशन भी है, सूजन भी है। नहीं, सूजन नहीं है, कभी कभी लगता है कि जैसे हड्डी अटक गई है, ऐसे अटकने की जैसी लगती है कई दफा। तो आप उसके लिए पहले एक्सरे करवाइए। देखो, ऐसे जब तक है ना, नी के घुटने की प्रॉब्लम बहुत सारी है, और केवल हम ये कहने पर कि आपकी घुटने की बीमारी है, आप ये ले लीजिए, ये कहना केवल यही होगा कि आप अंधेरे में तीर चलाने वाली बात होगी। हाँ, मैं तो बस ये कह सकती हूँ कि आप फिजिकल ट्रीटमेंट ले लीजिए, नी के लिए जो है वो ले लीजिए, लेकिन अगर एक्चुअल प्रॉब्लम पूछना, कि सॉल्यूशन पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्सरे कराइए, रिपोर्ट कराइए, तब मालूम चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, और उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। एक्सरे कराया, एक्सरे में तो कुछ नहीं बताया, नॉर्मल बताया। कुछ भी नहीं आया तो बस आप जो नी की एक्सरसाइज कीजिए, साइकिलिंग जो करते हैं ना, जैसे बेड पे लेट के साइकिलिंग 10-15 बार सीधे और 10-15 बार उल्टे, ऐसे करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे इसके रिपीटेशन बढ़ाइए। प्लस साथ में जो हमारे जो फिजिकल ट्रीटमेंट है नी के लिए, नी के फ्री, बैक ऑफ नी, गिरिजाज, ये सब लेना शुरू कीजिए, तो बस इसी से आप बेटर होते चले जाएंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो। जी ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जी, प्रमोद जी, अब अनम्यूट कर लीजिए। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में लगभग कितना समय लग जाता है क्योर होने में? देखिए, मैंने बताया था कि एक तो होता है कि नॉर्मल, जब स्टार्टिंग स्टेज में, तो स्टार्टिंग स्टेज में 3 महीने लग जाते हैं, ठीक है। अब रही बात कि एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सीवियर हो सकता है, तो उस केस में तो साल भर लग सकता है। और इनफैक्ट गुरुजी ने भी किताब में लिखा है, बीमारी वाली में, उसमें लिखा है कि प्रॉब्लम जो है ये अगर जो सीवियर हो गई है, मतलब पूरी स्पाइन में जमा हुई है, तो वो सालों में आई होगी, तो 1 साल तो उसको ठीक होने में लगेगा। तो कम से कम हम 1 साल लेके चलते हैं उसको पूरी तरह ठीक होने में।
मैम जिसकी जैसे अभी आप बता रहे थे कि जैसे किसी की गर्दन ना अपलिफ्ट हो जाती है एंकलाइजिंग हाँ स्पॉन्डिलाइटिस केस में ज्यादा, तो वो हाँ लगभग मेरे ख्याल आई थिंक सीवियर केस ही हो जाता है वो। हाँ, सीवियर केस ही हो जाता है, क्योंकि जब वो हाँ। बिल्कुल चल नहीं पाता ना, वो गर्दन आगे झुक रही है, मतलब आगे हो गई है, और वो गर्दन जब लेटने पर टच नहीं हो रही है, तो सीवियर केस में आता है। और सीवियर केस में आप मानिए उसको, आप बोल के रखिए पेशेंट को, 1 साल बोलोगे तो पेशेंट आना बंद कर देगा। उसको बोलिए कि हाँ 6 महीने से ऊपर लगेंगे, तो धीरे धीरे अगर इम्प्रूवमेंट होता लगेगा तो खुद ही टिकेगा आपके पास। मैम बस यही प्रॉब्लम थी उसके साथ, यही प्रॉब्लम थी कि वो टाइम नहीं दे पाए 3 महीने से ऊपर। अच्छा, और आप टाइम 3 महीने तीन ट्रीटमेंट तक, किया आपने? हाँ 3-4 महीने तकिया लगाना, 4 तकिया लगाने पड़ते थे उसकी गर्दन के नीचे, तब जाके लेवल में आता था वो। हाँ हाँ हाँ, यही सेम कैसे होता और क्योंकि आदमी ना, हमारे न्यूरोथेरेपी में सब कुछ अच्छा है लेकिन टाइम नहीं देना चाहता। है। एग्जैक्टली, सब सही, आपने भी बिल्कुल सही बात बोली है कि जब हम पेशेंट को ये बोलते हैं ना कि 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, तो पेशेंट सोचता है इतना टाइम लगातार आना पड़ेगा, पर वो ये सोचता नहीं कि इसकी बीमारी जो है परमानेंट जाएगी, लेकिन वो वहाँ पीछे हो लेता है। और सबसे बड़ी बात जो आपने बात छेड़ ही दी है, तो कि जैसे पेशेंट ये सुन के आते हैं कहीं और की किसी की वीडियो में कि 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। जैसे अभी मेरे पास कल केस आया था आईबीएस का, उसको इतनी सीवियर प्रॉब्लम थी आईबीएस की, इतनी बार मतलब 6-7 बार वो मोशन जा रहा है और सब कुछ सीवियर प्रॉब्लम थी उसको। वो कहीं वीडियो देख के आया था कि उसकी प्रॉब्लम की ये तो 2-3 दिन में ठीक कर देते हैं। हमने उसको बोला भैया 3 महीने तो कम से कम लगेंगे, और 1 महीना तो मिनिमम है ही, उसके बाद आपको 2-3 महीने भी लग सकते हैं। तो बोला भाई मैं तो कहीं और वीडियो देख के आया हूँ जिसमें तो 3 दिन में ठीक कर देते हैं, तो वो मेरे पास नहीं आया। तो मतलब ये हमारी कहीं ना कहीं हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट की ही कमी है, हमारे ग्रुप में से ही लोगों की कमी है कि जो ये मैसेज देते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम, तो पेशेंट रुकता भी नहीं है, और इतना हम रोक भी नहीं पाते हैं। सही बात है। नहीं मैम, ये तो बोले आप नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं आईबीएस में, मेरा मानना तो ऐसा, मैं ऐसा सोचता हूँ आईबीएस तो ना टोटल स्ट्रेस के ऊपर है बंदा। क्या? जब तक आईबीएस के पेशेंट जब तक स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते वो ठीक नहीं हो बिल्कुल, सकते आईबीएस। स्ट्रेस ही है। आप सबसे पहले उसको पूछो आपको कोई स्ट्रेस है, वो सबसे पहला क्वेश्चन उसका यही होगा, हाँ मुझे स्ट्रेस है। कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में स्ट्रेस है, इसलिए उसको आईबीएस हुआ है। हाँ, क्योंकि जब तक स्ट्रेस फ्री नहीं होगा सही नहीं हो सकता मैम, नहीं हो क्योंकि मैंने सकता, देखा नहीं हो सकता। बिल्कुल फुल स्ट्रेस में होते हैं वो बंदे, और कई जगह ट्रीटमेंट लेके आ चुके थे कई पैथी से वो लोग। हाँ बिल्कुल। ठीक। थैंक यू मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है? हाँ जी मैम, मुझे पूछना है आपसे क्वेश्चन। जी। मैम मेरे हस्बैंड को एक केस है और 18 इयर्स की एज से है, अब 45 इयर्स के हो गए हैं, वो तो काफी टाइम से है उनको। बट जब से न्यूरोथेरेपी मैं कर रही हूँ तो उनको देती रहती हूँ, तो रिलीफ भी काफी है। लेकिन मैम एक जगह मैं अटक रही हूँ उनको कि जैसे किसी दिन मैम वो ज्यादा काम कर लेते हैं ना कंप्यूटर वगैरह पे, तो उनके सिर में काफी झंझनाहट हो जाती है। सिर में? बोलते हैं ऐसा लगता है सिर के अंदर में, ऐसा लगता है उनको कि बहुत पेन हो रहा है, झंझनाहट हो रही है। उसके लिए मैम क्या कर सकते हैं न्यूरोथेरेपी में? अभी उनकी मतलब उनको आप ट्रीटमेंट क्या दे रहे हो, और कितनी मतलब उनके सिम्टम्स अभी क्या है, कैसे फील होता है उनको? मैम सिम्टम्स तो उनके मोस्टली ज्यादातर तो मैम वो सर्वाइकल वाले ही हैं, जैसे अभी आपने क्लास लेके बताया, बैक से ऊपर की स्टिफनेस है। बैक से ऊपर की स्टिफनेस है? ऊपर की साइड, मतलब हाँ। सर्वाइकल पोर्शन में ही है, बैक में नहीं है? बैक में नहीं है मैम। लेकिन मैम जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो इनका एक हिप है ना जो मैम, वो उसमें बहुत स्वेलिंग हो जाती है, मतलब एक से डबल हो जाता है वो हिप। तो उनकी हिप जॉइंट में भी ये है एएस ना, हाँ, उनको हिप एक जॉइंट में केस है। भी है, और वो तो आपके पास एक्सरे होगा तो उनको उनको स्पाइन में नहीं आया? नहीं, स्पाइन में नहीं है मैम उनके। स्पाइन में नहीं है ना, तो हिप जॉइंट में है नहीं। और सर्वाइकल पोर्शन में है, ठीक है। यस मैम, मैम हिप जॉइंट में भी बहुत बहुत टाइम के बाद आया अब की बार। अब आया है? अच्छा। अभी मैम 15 दिन पहले ही आया उनको। अच्छा, तो आप ट्रीटमेंट क्या दे रहे हो अभी? ट्रीटमेंट मैम मैं बताती हूँ आपको, वो आप मैम पहले हमने बात की थी ना, वो हाँ लिखा हाँ, हुआ है मैंने मैंने ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट। भेजा था, उसमें सारे ट्रीटमेंट थे, आप वही दे रहे हो आप वही उनको? वही दे रही हूँ मैम, वही दे रही हूँ मैं। डिकैल्सिफिकेशन दे रहे हो? जी ये मैम, डी कैल मैम एक बात और पूछी थी इसमें, डॉक्टर ने ना इनको कैल्शियम भी सजेस्ट किया हुआ है, कैल्शियम के शॉट्स दे रखे हैं। नहीं, इनको देखो, मैं वही तो मैं बोल रही थी कि जब तक कैल्शियम मेटाबॉलिज्म नहीं सुधरेगा ना, तो वो उसमें ही जमाएगा, उसी में ही जमेगा वो कैल्शियम। तो इसमें हमें बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है कि आप कैल्शियम देते जाइए, मतलब आप देखो ट्रीटमेंट से निकालते जा रहे हो और वो वहां बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनका जब तक सिस्टम नहीं सुधरा है, और फिर वो क्या होगा कि आप देते जा रहे हो वो बढ़ता जा रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम बढ़ रही है, इसीलिए हिप जॉइंट पे आ गया है। अगर आगे इतने टाइम से आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो वो हिप जॉइंट तक नहीं आना चाहिए था, अगर वो ठीक हो रहे हैं।
तो आप उनको प्लीज कैल्शियम मत दीजिए, पहले कैल्शियम स्टॉप ठीक है मैम। कीजिए, ठीक है ठीक है, मैम। और हाँ ट्रीटमेंट जी। दीजिए, और कल मुझे फोन कर लेना, ठीक है, हम डिटेल में बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। ठीक है मैम, ओके। थैंक यू मैम। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है? हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ जी मैम, मेरे को तो ये पूछ रहा था, जैसे नी पेन है ना, का हाँ, जैसे किसी को हो जाता है, तो क्या होता है आज कि तो क्लास एक मिनट, आज तो क्लास हमारी एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की, तो सारे सब लोग नी के ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं। नी की प्लीज, अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप मेरी नी की क्लास देख लीजिए, उसमें भी आपको सारे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे और ट्रीटमेंट भी मिल जाएंगे, अगर नी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो। हाँ नहीं मैम, बस थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं। हाँ, उसके उसके अंदर क्या है मैम, कि ठीक तो रहता है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम है ये। ठीक चलता रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक पॉइंट पे खिंचाव आ गया, जैसे मान लो राइट साइड में आया, घुटने में राइट साइड में आ गया, फिर ठीक हो गया, फिर वो लेफ्ट साइड में आ गया, और अच्छा, अपना आप ही ठीक भी हो जाता है। ठीक भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हाँ, आई नहीं? क्या एज है आपकी? मेरी एज है मैम, इस टाइम 46 एज है। 46 एज है, और और ऐसा मैम, कुछ भी, नहीं कुछ नहीं, भी कुछ नहीं। कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं है, नहीं। आप है ना कुछ भी मत कीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए। अगर देखो, मैं ये बोलती हूँ कि जहां भी आपको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरी बैक स्टिफ रहने लगी है मुझे ये, तो आप बैक के लिए एक्सरसाइज करना शुरू करो। आपको लगता है कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, कोई ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ, तो आप सबसे पहले आप उसकी एक्सरसाइज शुरू कीजिए सर्वाइकल पोर्शन के लिए। अब आप कह रहे हो कि नी में प्रॉब्लम आना शुरू हुई है, डायग्नोज कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया है, तो सबसे बस आप नी के लिए एक्सरसाइज करना शुरू करो। नी के लिए एक्सरसाइज में आपको बता दूं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोई वीडियो बनाऊं जिसमें नी की एक्सरसाइज में बताऊं। बाकी आप छोटी छोटी ये जो है नी के लिए एक्सरसाइज जो है, ये जो साइकिलिंग वाली है, जो नी की एक्सरसाइज आप नेट पे भी देख सकते हो, इंटरनेट पे भी देख सकते हो, तो जी ऐसी जी कई सारी जो नी की एक्सरसाइज है वो करना शुरू कर दो, तो आपको कोई बीमारी आएगी नहीं। जी जी। ठीक है, अभी तक डायग्नोस नहीं हुई, आगे कोई प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो। मैं जब नी की क्लास पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि जो फिजिकल पॉइंट देते हैं, यानी हमसे करते हैं, तो अंदर वो फिजिकल पॉइंट सिर्फ हम ऐसे नहीं देते कि हाँ उसको पेशेंट को रिलीफ मिल रहा है, उनसे भी हमारी जो साइनोवियल फ्लूइड है वो बढ़ता है, और उससे जो है वो नी को स्ट्रेंथ मिलती है। तो बेसिकली आप वो सब करना शुरू कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फिजिकल पॉइंट ले लीजिए और एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, बस, जी जी। दैट्स इट, ठीक है। मैं सब कर लेती हूँ, और जैसे बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, अचानक ऐसा एक बार हो जाएगा, फिर वो ठीक हो जाएगा अपना आप ही, कुछ ये कंडीशन होती है, तो महीने में आगे। एक्सरसाइज आपकी जो जो एक्सरसाइज है वो पर्टिकुलरली हेल्प नहीं कर रही, तो आप वीडियो बना के भेजना कि किस साइड पेन आता है, फिर उससे उसके स्पेसिफिकली उसके लिए एक्सरसाइज क्या करनी होगी वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ठीक है मैम, ठीक ओके है, मैम। हाँ। जी। मैम मैम ओल्ड मैम क्लासेस कहाँ, आपकी मैम ओल्ड क्लासेस कैल्शियम कहाँ से देख सकते हैं? आवाज नहीं आई, आप दोबारा से बोलिए। आपकी ओल्ड क्लासेस जो है कहाँ से देख सकते हैं, कौन सा चैनल है? मेरा मेरे ही नाम से चैनल है, डॉक्टर मृदुला त्रिवेदी के नाम से मेरा चैनल है, और यूट्यूब पे, उसमें मेरी और जो भी पहले क्लासेस ली है वो सभी क्लासेस के वीडियोस उस पे अवेलेबल है। और ठीक है मेरा मैम। एक ग्रुप भी है जिसमें मैं लिंक भेजती हूँ, नोट्स भेजती हूँ, और आज अभी क्लास की जो रिकॉर्डिंग है उसमें भेजती हूँ। आप अगर उसमें नहीं हो तो मैं आपको आपको उसमें ऐड कर सकती हूँ, आप मुझे अपना नाम के साथ हाई लिख करके भेज दीजिएगा। एडवर्टाइजिंग में हूँ मैं वो हरिओम अच्छा, सर का नहीं, ना। बाकी सब ग्रुप्स में तो मैं हूँ, लेकिन मेरा भी अपने अच्छा मेरे ठीक नाम है, से ही एक चैनल है, और ठीक मेरे है। नाम से एक ग्रुप है, उसमें मैं जी सारी जी। इन्फॉर्मेशन डेट मतलब मैं डालती हूँ कि क्लास है, और क्लास का जो नोट्स है वो उस नोट्स और रिकॉर्डिंग उस पर हाँ, शेयर करती क्योंकि हूँ। हाँ मिस हो जाता है आपका ना लिंक। ठीक है, मैं सेपरेटली रिक्वेस्ट डालता हूँ हाँ, आपको। आप सेपरेटली डाल दीजिए, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगी, और फिर आपको सारी मतलब सारे नोट्स में और वो वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू। मैम ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए थोड़ा बता दीजिए प्लीज। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे पहले मैंने बताया ना कि वो यूडीएफ देना होगा, मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट देना होगा। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए यूडीएफ लिखा हुआ है, गुरुजी ने यूडीएफ देना होता है, और साथ में हमें मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट भी देना होता है। और उसके हिसाब से हम पेन पॉइंट्स भी तो मैटर करते हैं ना न्यूरोथेरेपी में, जैसे अगर आप देख रहे हो कि उसका गैस आई में दर्द है, तो गैस ओनली गैस आई इसको मतलब वो करके वाली 1 पॉइंट गैस ओनली 6.1 गैस ओनली 6.1 गैस आई 6 पॉइंट, तो ये ट्रीटमेंट इंटू 3 ये करके देना होगा। आपको लगता है कि लिवर पॉइंट में दर्द है तो फिर लिवर देना होगा, या म्यूकस में दर्द है तो 30 6 ADR देना होगा। तो बेसिकली उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ा होगा तो पेन पॉइंट्स कहीं ना कहीं उसके रहेंगे, वो देना होगा।
और यूडीएफ प्लस मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट वो देना होगा। जी मैम। ठीक है। जी। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन हो गया? सभी का क्वेश्चन? जी मैम, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा रहा मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू मैम। मैडम। थैंक यू मैम। क्लास थैंक को यू मैम। थैंक यू end मैम। करते हैं। ठीक है, वेलकम। थैंक यू मैम, अपना लिंक भेज दीजिएगा इसमें। जी जी जी, थैंक यू मैडम। थैंक यू जी। वेलकम।